हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको वीडियो देखनी है। और बुक 1 और बुक 2 दोनों ही किताबों में से आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है, और ये 4 वीडियो आपको एग्जाम से पहले जरूर देख के जानी है। एक तो ये वीडियो है आपकी जिसमें मैंने वन शॉट यानी कि एक ही वीडियो में दोनों बुक के सारे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन करा दिए हैं। फिर दूसरी वीडियो ये है जो मैंने जिसमें कार्टून यानी पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको कराए हैं। इसके अलावा ये आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन था जिसमें आपको मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट दोनों शिफ्ट के पेपर कराए, जिससे आपको पता लग जाएगा कि पेपर किस टाइप का आता है और पेपर का लेवल क्या रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू चैप्टर 1 बुक 1 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बताइए भारतीय संविधान जो था ये कब बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा कब लागू हुआ, यहाँ पे पूछा गया है कि कब बनकर तैयार हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो था वो बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मूल संविधान यानी जो ओरिजिनल संविधान था उसमें कितने आर्टिकल थे, कितने अनुच्छेद थे? तो 395, 395। ठीक है, कठोर संविधान से क्या समझते हो आप? कठोर संविधान वो होता है जिसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, विभाजन और मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान सभा में कितने मेंबर बचे थे? तो देखिए, वैसे हमारे संविधान सभा में टोटल 389 मेंबर थे, लेकिन जब मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार कर दिया था तो उसमें 299 बचे थे। ठीक है, यानी 299 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान यानी जो ओरिजिनल संविधान था उसमें कितने भाग थे? तो उसमें आप देखोगे 22 पार्ट थे, उस समय में 22 भाग थे। ठीक है, लेकिन आज के समय में आपको 25 भाग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी, तो संविधान की जो प्रस्तावना है इसको हम संविधान की कुंजी कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे संविधान सभा में टोटल मेंबर थे 389, लेकिन मुस्लिम लीग ने छोड़ दिया। ठीक है, बहिष्कार कर दिया, उसके बाद सदस्य संख्या बची थी 299। और जिस दिन यानी इतने मेंबर्स ने मिलकर संविधान को बनाया था 299 ने। ठीक है, लेकिन जिस दिन संविधान कंप्लीट हो गया था, जब उसमें सिग्नेचर हुए थे, उस दिन 284 लोग ही अवेलेबल थे, यानी उस जगह पे प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे अपना 284 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ठीक है, तो मूल संविधान में अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो 8 अनुसूचियां होती थी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई थी वहां पे इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि मान लो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ज्यादातर ये भी पूछा जाता है, तो स्थायी अध्यक्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? तो हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, लचीला और कठोर का मिश्रण है, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। इसमें मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया है, ये भी ठीक है, यानी कि तीनों ही हमारे संविधान की विशेषता है। तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इसके स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। और संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा लाया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। अगला क्वेश्चन है कि कानून निर्माण की विधि यानी जो हमारे यहाँ पे कानून बनाया जाता है उसका जो तरीका है और सरकार का जो संसदीय स्वरूप है इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ये ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, बिल्कुल याद करके जाना है, पेपर में आता है। नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड, याद कर लो बिल्कुल। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का गठन जो हुआ है किसकी सिफारिश पे हुआ था? तो ये कैबिनेट मिशन, इंपॉर्टेंट है ये। आपके PYQ अगर आप देखोगे तो 2 साल पहले आई थिंक ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता जो होती है वो संसद से ज्यादा होती है? तो अगर आप सारे ऑप्शन को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि संविधान हमको बताता है कि संसद कैसे बनाई जाएगी, इसमें कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? तो संविधान का काम ये सुनिश्चित करना बिल्कुल भी नहीं होता कि सत्ता में अच्छे लोग आए। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है चैप्टर 2, इसमें देखते हैं निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों का सटीक वर्णन है? तो मौलिक अधिकार आप ये मान लीजिए हमें संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, यानी हमें संविधान के द्वारा मिले हुए हैं, इस पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, इसको बैन नहीं किया जा सकता। और कुछ हद तक इसमें लिमिटेशन इमरजेंसी के दौरान कर दी गई थी, कर दी जाती है, लेकिन इसको पूरी तरीके से बैन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि किस मौलिक अधिकार को संविधान
का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो आर्टिकल 32। इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको इस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा का है, ठीक है, इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत की समाप्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि किसी को शंका के आधार पर गिरफ्तार करना क्या कहलाता है? मान लो किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है तो इसको निवारक नजरबंदी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो ये अभी हमने डिस्कस किया था, आर्टिकल 32 अभी हमने पढ़ा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था? तो ये सन 1976 में हुआ था, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। नेक्स्ट है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो ओरिजिनल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है, लेकिन एक मौलिक अधिकार बाद में हटा दिया गया था, तो अब हमारे पास 6 बचे हैं। एक कौन सा हटाया गया था? तो संपत्ति का अधिकार जो था इसको हटाया गया था, ठीक है, इसको सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में, आर्टिकल 12 से लेकर 35 में, ठीक है। किस आर्टिकल में? तो 12 से लेकर 35 में आपको मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है। किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? संपत्ति का अधिकार, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है इसको। निवारक नजरबंदी में अधिकतम कितने महीने तक हो सकती है? क्या हो सकती है? तो लिखा ही नहीं, सजा हो सकती है, ठीक है। तो देखो 3 महीने तक गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर उसके बाद साबित हो जाता है कि भाई सच में गिल्टी है तो फिर आगे सजा बढ़ाई जा सकती है, वरना मैक्सिमम 3 मंथ है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर किस अदालत में जा सकते हैं? तो आप उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। तो आंसर हो जाएगा सी, ए एंड बी दोनों। न्यायालय जो हमारी अदालत होती है वो मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए रिट जारी करती है। तो कितने प्रकार के रिट होते हैं? 5 प्रकार के रिट, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है ये कब हुआ था? ठीक है, ये भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है इसके गठन की बात कर रहे हैं, तो सन 1993 से ये आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य होते थे, ठीक है, बाद में एक और जोड़ा गया था तो 11 हो गए थे। फिर 11वां मौलिक कर्तव्य कब और किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 86वां, ठीक है, 86, 2002 की बात है ये। अब बात करते हैं अगले चैप्टर में, चुनाव आयोग कब बना था? 1950 में बना था। 1989 तक, 1989 तक मतदान करने की आयु यानी वोट देने की जो उम्र होती थी हमारे देश में वो कितनी होती थी? 21 साल की उम्र होती थी, ठीक है, यानी 21 वर्ष की उम्र होती थी। अगला क्वेश्चन है 1989 में संविधान में संशोधन करके मतदान की आयु कितने वर्ष कर दी गई थी? तो 1989 में संविधान में संशोधन करके मतदान की आयु जो थी, ठीक है, ये 18 वर्ष कर दी गई थी, यानी पहले 21 साल की होती थी एज, लेकिन बाद में उसको 18 कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? तो 25 साल की एज होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता? तो मतदाता सूची चुनाव आयोग बनाता है, उम्मीदवारों का नामांकन भी चुनाव आयोग करता है, मतदान केंद्रों की स्थापना भी वही करता है, आचार संहिता भी वही लागू करता है, लेकिन जो पंचायत के चुनाव होते हैं उसका पर्यवेक्षण नहीं करता है, ठीक है। तो ई ऑप्शन आपका गलत है, जो आपको पहचानना था। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित होता है जो क्या होता है? तो देखिए इसको मैं हिंदी में बताता हूँ, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, यानी जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वो व्यक्ति जीत जाता है। तो वो इसमें क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करना ये कुछ हद तक ठीक है, देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला दल का सदस्य ये गलत है, चुनाव क्षेत्र में अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करना ये सबसे परफेक्ट आंसर है इसका सी, ठीक है, डी काट दो। यानी जब मान लो कोई एक सीट पे 4, 5, 10, 12 कितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, मान लो 10 कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा, तो उन 10 में से जो सबसे ज्यादा वोट लेकर आएगा वो वहां पे विजेता घोषित होएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसकी पहचान करें और किसी एक शब्द या पद को बदलकर जोड़कर उसको सजाकर सही करें, यानी इसमें से गलत है उसको आप एक शब्द या एक पद बदल दो तो वो सही हो जाएगा। तो इसमें देखो ये ऑप्शन है, चुनाव आयोग में एक से ज्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनिवार्य नहीं है, ठीक है, एक से अधिक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जा सकती है, ये बताना था। यानी कि चुनाव आयोग में एक से अधिक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आवश्यकता के अनुसार की जाती है, तो यह अनिवार्य नहीं है, बस इसको हमें अनिवार्य हटाना था और ये थोड़ा सा जोड़ देना था तो अपना आंसर करेक्ट हो जाता। निम्न में से कौन से चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग होगा, इसके द्वारा करवाए जाते हैं? तो देखो मैं काट देता हूँ कौन कौन से हैं, ठीक है, ये होगा नगर निगम का। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने मेंबर्स होते हैं, सॉरी कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर्स हैं जिसको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, ठीक है, वो शिक्षा के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से,
समाज सेवा के क्षेत्र से हो सकते हैं, ठीक है। अगला है कि भारत में प्रथम चुनाव कब हुए थे, तो ये 1951-52 में हुए थे, तो इसको 1952 का चुनाव कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चुनाव के दौरान आचार संहिता कौन जारी करता है, तो ये हमारा इलेक्शन कमीशन जो होता है ये जारी करता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आचार संहिता क्या होती है, तो ये चुनाव आयोग के द्वारा जारी की गई नियमावली, यानी चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए कुछ नियम होते हैं। भारत में किस चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होती है, यानी भारत के किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुनाव होता है, तो ये आपका राज्यसभा का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वोट का अधिकार क्या है हमारा, ये वैधानिक अधिकार है, बिल्कुल याद करके जाना है। अगला है कि भारत में चुनाव कमियां हैं, तो हमारे यहाँ पे धर्म के नाम पर वोट मांगा जाता है, जाति के नाम पे वोट मांगा जाता है, चुनाव में पैसा बांटा जाता है, ये सारी चुनाव की कमियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चैप्टर 4 का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सरकार का अंग है, तो विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सरकार का अंग कानून का निर्माण करता है, तो विधायिका जो है वो कानून बनाती है। और निम्न में से कौन सा सरकार का अंग कानून को लागू करता है, विधायिका कानून बनाती है, तो कार्यपालिका उसको लागू करती है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहा जाता है, तो सरकार के प्रधान और उनके जो मंत्री होते हैं वो राजनीतिक कार्यपालिका कहलाते हैं, ठीक है। निम्न में से किस व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है, तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहा जाता है इसको, ठीक है। निम्न में से किस व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, तो आपको संसदात्मक जो व्यवस्था होती है इसमें प्राइम मिनिस्टर आपको सरकार का प्रधान मिलता है, ठीक है। निम्न में से किस व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, तो ये अर्ध अध्यक्षात्मक होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है, तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं देते वोट राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से के द्वारा हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा, हमारी संसद हटाती है, ठीक है, संसद ही हटा सकती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसके पास वीटो शक्ति है, जिसे वह संसद द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति देने से मना कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, उसको होल्ड पे रख सकता है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, मना कर सकता है या उसको होल्ड पे रख सकता है, ठीक है, यानी स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है, उसको लेट करा सकता है, तो ये शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे या उस पर महाभियोग लगा दिया जाए, उसको पद से हटा दिया गया हो, तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। उस समय में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनके कौन काम करेगा, कौन उसकी जिम्मेदारी निभाएगा, तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। निम्न में से कौन सी प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं, तो ये सारी प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद पे कंट्रोल होता है, लोकसभा का नेतृत्व करता है, मीडिया तक उसकी पहुंच होती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। भारत में लोक सेवकों की नियुक्ति कौन करता है, मतलब किस आधार पे किया जाता है, तो देखिए हमारे यहाँ पे दक्षता और योग्यता, यानी दक्षता और योग्यता के आधार पे इनको भर्ती किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, कौन करते हैं, तो इसमें हमारे संसद के भी सदन होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आईएएस और आईपीएस के उम्मीदवार जो होते हैं उनका चयन कौन करता है, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। नेक्स्ट है कि संसदीय कार्यपालिका का क्या अर्थ होता है, यानी ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, लोकसभा में जो सबसे बड़ा दल होगा उसके नेता को चुनेगा। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सरकार का अंग कानून बनाता है, तो सरकार का कौन सा अंग कानून बनाएगा, विधायिका कानून बनाती है, ठीक है। और कानून बनाने के अलावा विधायिका के काम क्या होते हैं, ये सारे होते हैं, बहस का मंच है, विरोध प्रदर्शन होता है, सरोकार और सहयोग भी होता है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि भारत की राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है, हमारी जो केंद्रीय राष्ट्रीय विधायिका है उसको संसद कहा जाता है, इसके 2 सदन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों की विधायिका जो होती है उसको क्या कहा जाता है, इसको विधानसभा, विधान मंडल भी कहा जाता है, विधानसभा भी कहा जाता है, ठीक है। संसद के कितने सदन हैं, तो हमारी संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के सदस्य को कितने साल के लिए चुना जाता है, हमारे यहाँ पे 5 साल के लिए चुना जाता है। फिर नेक्स्ट है कि लोकसभा में किन 2 सीटों पर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करने की प्रक्रिया थी जो कि खत्म कर दी गई है, तो देखिए एंग्लो इंडियन जो होता है ये 2 सीटें होती थी जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता था लोकसभा के अंदर, ठीक है। अब लोकसभा में इसको खत्म कर दिया गया, इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोकसभा किन विषयों पर कानून बना सकती है, तो लोकसभा जो होती है वो हमारी जो केंद्र है यानी संघ सूची पे बना सकती है और जो संवर्ती सूची है उस पर भी बना सकती है, ठीक है। धन विधेयक को केवल डैश में प्रस्तुत किया जाता है, धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। कानून निर्माण से पहले क्या कहलाएगा, उसको विधेयक कहा जाता है, ठीक है। यदि मंत्री के अलावा कोई दूसरा सदस्य लेके आता है तो उसको निजी सदस्य यानी प्राइवेट मेंबर का बिल कहा जाता है, विधेयक कहा जाता है। यदि अगर उसको मंत्री प्रस्तुत करेगा तो उसको सरकारी विधेयक कहा जाएगा, ठीक है।
राज्यसभा किस विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती? तो धन विधेयक को नहीं कर सकती है। राज्यसभा कितने दिनों तक मैक्सिमम धन विधेयक पर कोई डिसीजन ना ले तो उसको पारित मान लिया जाता है? तो 14 दिन। ठीक है, याद रखना है। निम्न में से कौन से संसदीय नियंत्रण के साधन हैं? तो ये सारे हैं, क्योंकि संसद में आपको पता है बहस और चर्चा भी होती है, यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव भी आता है, कानूनों पे स्वीकृति भी मिलती है, तो अस्वीकृति भी होती है। तो ये सारे ही तरीके हैं। नेक्स्ट है कि न्यायपालिका में सर्वोच्च स्थान पे सबसे ऊपर क्या है? तो सबसे ऊपर जो होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय होता है। नेक्स्ट है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? ये सारे, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका उस पर कोई भी हस्तक्षेप ना करे, जज बिना डर के बिना भेदभाव के अपना काम कर पाए, जज का कार्यकाल निश्चित हो, यानी कि सारे ही सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि कब 3 वरिष्ठ जजों की अनदेखी करके एन रे का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था? तो 1973 में। जनहित याचिका किस देश द्वारा अपने संविधान में शामिल की गई? तो जनहित याचिका अमेरिका के द्वारा। संविधान किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है? संविधान किस कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 13। ठीक है, अनुच्छेद 13 के अनुसार ये बताया गया है। नेक्स्ट है कि न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करता है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 226। ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है, ये पीवाईक्यू है, मैंने पीवाईक्यू पिछले वर्ष के पेपर से ले रखा है। सर्वोच्च न्यायालय किस शक्ति के तहत किसी कानून को संवैधानिकता की जांच कर सकती है? तो इसको न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मान लो संसद ने कोई कानून बना दिया, तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जांच कर सकती है। उसको लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी है तो उसको निरस्त भी कर सकती है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। फिर अपील की सबसे बड़ी अदालत हमारे यहाँ पे कौन सी है? तो ये आपकी सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस न्यायालय के फैसले को सबको मानना होता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो सबको मानना पड़ेगा। न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, कैसे? महाभियोग लगा के। ठीक है, निम्न में से किसके फैसले की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जाती? न्यायाधीश के फैसले की। न्यायपालिका का कार्य नहीं है, तो न्यायपालिका का काम क्या है? कानून का निर्माण करना। ये न्यायपालिका का काम नहीं है। ठीक है, कौन सी अदालत फौजदारी और दीवानी के मुकदमे सुनती है? तो अधीनस्थ अदालत, आपने पढ़ा होगा, जिले में दायर मुकदमे पे सुनवाई करेगी जिला न्यायालय। ठीक है, जिला अदालत इसको कहा जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। भारत में न्यायपालिका की संरचना कैसी है? तो पिरामिड है। आपको पता है हमारे यहाँ पे पिरामिड व्यवस्था है। सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा हाई कोर्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, और सब ऑर्डिनेट कोर्ट वगैरह जो है वो उसके नीचे आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 7। संघवाद किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है? तो संघवाद में 2 स्तर या फिर 2 स्तर से भी अधिक स्तर की सरकारें हो सकती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में कितने स्तर की सरकार है? तो हमारे यहाँ पे 3 स्तर की सरकार है। एक तो हमारे यहाँ पे केंद्र की सरकार होती है, एक हमारे यहाँ पे राज्य की सरकार होती है, और एक हमारे यहाँ पे स्थानीय शासन होता है। ठीक है, स्थानीय शासन उसको कहा जाता है। जो आप गाँव में देखोगे तो आपकी जो पंचायत व्यवस्था होती है, नगरों में देखोगे तो नगर पालिका, नगर निगम वगैरह होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संघवाद में केंद्र और राज्यों के बीच में विवादों को हल करने के लिए कौन सी संस्था कार्यरत होती है? तो हमारे यहाँ पे आप देखोगे एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कितनी प्रकार की सूची होती है? तो हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूची है। एक तो संघ सूची है, एक राज्य सूची है, ठीक है, एक समवर्ती सूची है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूची में उल्लेखित विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है? तो संघ सूची के जो विषय होते हैं उस पर हमारी केंद्र की सरकार जो होती है वो कानून बनाती है। ठीक है, समवर्ती पे भी बना सकती है, याद रखना। फिर समवर्ती सूची में आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? तो इसमें केंद्र की सरकार जो होती है, ठीक है, और जो राज्य की सरकार होती है, ठीक है, ये दोनों ही बना सकती है। लेकिन अगर विवाद हो जाए तो उसमें केंद्र का कानून माना जाता है। नेक्स्ट है कि संघीय व्यवस्था में संविधान का क्या स्थान होता है? तो ये सबसे ऊपर होता है, यानी संघीय व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है। अनुच्छेद 3 के अनुसार कौन सी संस्था राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है? तो हमारी संसद कर सकती है। संविधान संशोधन के लिए किन स्तरों पे आपको सहमति चाहिए? तो अगर संविधान में संशोधन करना है तो केंद्र और राज्य दोनों स्तर पे सहमति होनी चाहिए। फिर भारतीय संघवाद की विशेषता क्या होती है? हमारे यहाँ पे सारी व्यवस्था है, यानी आप देखोगे हमारे यहाँ पे मजबूत केंद्रीय सरकार भी है, हमारे यहाँ पे संविधान को सबसे ऊपर माना जाता है, और स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। ठीक है, तो आप भारत के नजरिए से आपको बताना है सभी। जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करता है, तो आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो इससे जम्मू कश्मीर की विशेष जो स्थिति थी उसको समाप्त हो गया। ठीक है, वो समाप्त कर दिया गया। केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संसाधनों के वितरण का विवाद किसके अंतर्गत आता है? तो ये वित्त आयोग के आएगा। ठीक है,
केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए 1983 में गठित सरकारिया जो आयोग था, इसकी सिफारिश क्या थी? इसकी सिफारिश ये थी कि जो राज्यपाल होता है, इसकी नियुक्ति जो होगी वो निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। हमारे संविधान में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो 356। ठीक है, यहाँ पे जो दे रखा है 356। राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, किस आधार पे राज्य बनाने की बात की गई थी? भाषा के आधार पे। केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद सुलझाने का काम हमारा न्यायालय यानी हमारी कोर्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को विशेष दर्जा देगा? तो आर्टिकल 371। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता होती है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। आप पूरे देश में कहीं भी रहोगे तो आप भारतीय ही कहलाओगे। ठीक है, आपकी नागरिकता भारतीय होगी। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने वाली अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी है? तो इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस तीनों हो जाती है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को क्या कहा जाता है? इसको अनुदान कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 8वें चैप्टर की। स्थानीय शासन किस स्तर पे काम करता है? तो ये गांव और जिले के स्तर पे काम करता है। फिर स्थानीय शासन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य है कि आम जनता की रोजमर्रा की जो डेली लाइफ की जो समस्या है उसको सुलझाया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय शासन के अंतर्गत नहीं आता? तो हमारी जो राज्य विधानसभा है ये नहीं आएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण स्तर का स्थानीय शासन है? तो आप ग्राम पंचायतें देखते हो, ये आ जाएगा। शहरी क्षेत्रों में देखें तो नगर निगम और नगर पालिका होती है। और जिला परिषद जो होता है जिले स्तर पे काम करता है। स्थानीय शासन की आवश्यकता है, क्यों क्यों है? तो ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। स्थानीय शासन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ये एक सस्ता और प्रभावी प्रशासन हमको प्रोवाइड कराता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्थानीय शासन को अधिक प्रभावी बनाने की मांग जो थी वो किस वर्ष की थी? तो ये 1919 में की थी। और स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो ये 1992 में मिला है। संविधान का 73वां संशोधन जो है वो गाँव में जो पंचायती राज व्यवस्था होती है उससे होता है। ठीक है, 74वां जो है ये शहरी जो क्षेत्र है वहाँ पे जो स्थानीय शासन है उससे संबंधित है। 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? तो हमारे यहाँ पे 3 स्तर की। ठीक है, त्रिस्तरीय बोला जाता है इसको। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में सबसे ऊपर जो होगा वो जिला होगा। ठीक है, जिला पंचायत सबसे बड़ा है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत कितने गांव आते हैं? एक गांव भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कितने वर्ष में कराए जाते हैं? हर 5 साल में। पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण 33%। ठीक है, और कौन से समुदाय के लिए पंचायती राज में आरक्षण की बात की गई है? तो आपको इसमें एससी के लिए भी है, एसटी के लिए भी है, ओबीसी के लिए भी है, महिला के लिए भी। ठीक है, सभी के लिए है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय शासन के कार्यों में शामिल नहीं है? तो स्थानीय शासन में आप देखोगे तो ये विदेश नीति निर्धारण नहीं होगा। ठीक है, ये राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है कि पंचायत और जो नगर पालिका होती है, ठीक है, इसको आर्थिक मदद प्रोवाइड कराना। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या स्थानीय शासन की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है? तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ पे धन की कमी रहती है, यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और जनता में जागरूकता की कमी है। ठीक है, तो ये तीनों आंसर यहाँ पे सही है, तो आप उपरोक्त सभी लगाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा 73वां 74वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था कि जो स्थानीय शासन होता है इसको मजबूत बनाना है। ठीक है, नगर निगम और नगर पालिका में क्या अंतर होता है? नगर निगम बड़े शहरों में होता है जहाँ बड़ी आबादी होती है, नगर पालिका छोटे शहरों में होता है। ठीक है, 9वां चैप्टर है कि संविधान क्या है? संविधान हमारे यहाँ पे शासन संचालन के नियम और प्रावधान से रिलेटेड दस्तावेज है। संविधान कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान लिखित का उदाहरण है? यानी हमारा लिखित संविधान कहाँ पे है? तो आप भारत तुरंत लगा दोगे। ठीक है, भारत सही आंसर है। और अलिखित संविधान की बात करें तो कहाँ पे है? आप ब्रिटेन में देखो, यहाँ पे अलिखित संविधान है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से ली गई है? तो आर्टिकल 368 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हमारा संविधान किस प्रकार का है? तो ये कठोर लचीला दोनों तरह का मिश्रण है। ठीक है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन संविधान की मूल संरचना को प्रभावित करता है? तो हमारा जो 42वां संशोधन था इसमें बहुत विवाद हुआ था। ठीक है, क्यों? क्योंकि देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और संशोधन कर दिया गया था और बहुत ऐसे डिसीजन लिए गए थे जो लोकतंत्र में सही नहीं माने जाते। भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 106 के करीब संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये डेटा बदल सकता है, याद रखना। आप हो सकता है कोई बच्चा इस वीडियो को 4 साल बाद देखे, 4 साल बाद इसका वो बदल सकता है। ठीक है, तो ये डेटा बदल जाता है। तो 106 प्लस पेपर में आएगा तो वो ऐसे आएगा 100 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, इस तरीके से ऑप्शन आएंगे।
संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने वाला संशोधन कौन सा था? तो ये आपका 42वां संशोधन है, ठीक है। इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, उस समय में 10 मौलिक कर्तव्य थे। भारतीय संविधान में न्यायपालिका का क्या स्थान है? तो सर्वोच्च है और स्वतंत्र है, सबसे ऊपर है न्यायपालिका, सर्वो और स्वतंत्र भी है। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस मामले में स्थापित किया गया? तो ये केशवानंद भारती वाला मुकदमा, जो मैंने आपको चैप्टर की वीडियो में डिटेल में पढ़ाया है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये स्थानीय शासन से संबंधित है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 74वां संशोधन ये शहरी स्थानीय शासन से है। 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत व्यवस्था जो है 3 स्तर की होती है। संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था को करती है? तो 11वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सी सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो समवर्ती सूची। संविधान के अनुसार पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये हमारे जो राज्य के जो चुनाव आयोग होते हैं इसके द्वारा होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। संविधान में दल बदल कानून किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 52वां संशोधन। फिर भारतीय संविधान का सबसे विवाद वाला जो संशोधन था, तो 42वां संशोधन विवाद वाला माना जाता है, ठीक है। अब लास्ट चैप्टर है बुक 1 का, संविधान के दर्शन का क्या मतलब है? तो यहाँ पे कानूनी, नैतिक, राजनीतिक दृष्टिकोण सारा समावेशित है। संविधान के कानूनी व नैतिक पहलुओं के बीच में क्या संबंध है? तो यहाँ पे कुछ कानून नैतिक होते हैं, कुछ मूल्यों पे भी आधारित होते हैं। फिर भारतीय संविधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये राज्य को निरंकुश बनने से रोकता है, ठीक है। फिर भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस विचारधारा को दिया गया है? तो इसमें लोकतंत्र भी है, समाजवाद भी है, धर्मनिरपेक्षता भी है और सामाजिक न्याय भी है, ठीक है। संविधान सभा के संदर्भ में नेहरू का क्या मत था? तो उन्होंने बोला था कि ये राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र था। भारतीय संविधान में किन वर्गों के सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रावधान किए गए? तो SC ST हो जाएगा। फिर भारतीय संविधान में SC ST जो है इनके लिए कौन सा प्रावधान है? तो इनको शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण की बात है, ठीक है। फिर भारतीय संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाता है? तो हमारे यहाँ पे संघीय व्यवस्था है, आप सभी जानते हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है? यहाँ पे मतलब है कि राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान सार्वभौम मताधिकार को किस प्रकार परिभाषित करता है? तो हमारे देश में 18 साल से जो 18 साल का हो चुका है या उससे ज़्यादा उम्र का हो चुका है, जो भारत का नागरिक है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग रूप का हो, कोई भी जाति हो, सबको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। फिर भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक को क्या अधिकार है? तो ये सारे अधिकार है, वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हैं, ठीक है। संविधान की आलोचना क्यों होती है? क्योंकि हमारे संविधान में बहुत बड़े लेवल पे जो ब्रिटिश संविधान था उसकी नकल है, यानी जो 1935 का जो एक्ट था, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है उसको ज़्यादातर कॉपी किया हुआ है। 70 से 75% जो हिस्सा है वो आज तक वही चल रहा है। भारतीय संविधान का मूलभूत दर्शन क्या है? तो स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी बुक 1 जो है ये कंप्लीट हो जाती है। अब बात करेंगे सेकंड बुक का। चैप्टर फर्स्ट है मनुष्य किन 2 मामलों में अद्वितीय है? तो आपको पता है मनुष्य जो होता है यूनिक होता है, उसके पास अपना विवेक होता है, अपना संवाद करने की क्षमता होती है, अपनी एक भाषा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजनीति क्या है? तो ये शासन, प्रशासन और समाज कल्याण की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जनता का कल्याण और डिसीजन लेने के लिए होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति के प्रति आम धारणा क्या है? तो ये सभी, यानी राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का खेल है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि राजनीति घोटालों से जुड़ी हुई है। कुछ लोग कहते हैं राजनीति निजी स्वार्थ से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है पेपर में, ठीक है। राजनीति को लेकर विद्वानों के अलग अलग विचार क्यों हैं? क्योंकि राजनीति शासन करने की कला है, कुछ लोग मानते हैं राजनीति प्रशासन चलाने की प्रक्रिया है, राजनीति सत्ता प्राप्त करने का माध्यम है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है? तो इसमें हम समाज और सरकार से जुड़े जो बुनियादी जो क्वेश्चन होते हैं उसका विश्लेषण करते हैं। फिर राजनीतिक सिद्धांत में कौन से विषय शामिल है? तो इसमें ये सारे विषय शामिल है। इसमें स्वतंत्रता पढ़ते हैं, समानता पढ़ते हैं, न्याय पढ़ते हैं, अधिकार पढ़ते हैं, लोकतंत्र पढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्षता पढ़ते हैं, ठीक है। आपकी ये जो दूसरी बुक है ये राजनीतिक सिद्धांत वाली बुक है, आपने इसमें ये सारे टॉपिक पढ़े होंगे। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना है? ताकि हम लॉजिकल सोच सकें, तर्क वितर्क कर सकें और सही डिसीजन ले सकें, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में मदद करता है, ये समाज में न्याय और समानता की सोच को विकसित करता है, ये लोकतंत्र की उपयोगिता को समझने में हमारी सहायता करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राजनीतिक सिद्धांत हमें क्या सिखाता है? हमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। फिर राजनीतिक सिद्धांत का व्यवहारिक महत्व क्या है? तो ये सारे, यानी ये नीति निर्माण में सहायक है। अगर आप राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हो तो आप नीति निर्माण के बारे में अच्छे से समझ पाओगे। ये जनता को उनके अधिकार और कर्तव्य की भी जानकारी देगा। ये जो जनता होती है उसको एक मतलब ऐसा नागरिक, आप मान लीजिए एक जागरूक नागरिक बनाने में भी मदद करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी।
राजनीतिक सिद्धांत में समानता का क्या मतलब है, इसमें सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो केवल अमीरों को, केवल गरीबों को, या केवल पुरुषों को, या केवल महिलाओं को, ठीक है, सबको। नेक्स्ट है कि राजनीतिक सिद्धांत एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो ये बिल्कुल सही है, बी पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आ जाते हैं इसमें, ठीक है। फिर राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, इसमें मतलब होता है कि कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखने का अधिकार हो, तो इसको हम स्वतंत्रता मानेंगे। नेक्स्ट है कि राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में कैसे उतारा जा सकता है, तो लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके इसको व्यवहार में उतारा जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांत में न्याय का क्या अर्थ है, तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होता है, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये समाज में न्याय समानता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो ये जागरूक नागरिक बनाने का काम करता है। राजनीति को लेकर आम लोगों में क्या धारणा है, तो ये केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम है, ये घोटाले और निजी स्वार्थ से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। कुछ लोग तो इसको कहते हैं कि ये समाज को संगठित करने की प्रक्रिया होती है, तो ये सारे ही इस पे सही है। फिर राजनीतिक सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय शांति क्यों महत्वपूर्ण है, ताकि सभी देशों के बीच में सहयोग और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके, ठीक है। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। स्वतंत्रता क्या है, तो ये व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार है, ठीक है, बिल्कुल याद करके जाना, मैंने आंसर पहले लगा दिए ताकि वीडियो जल्दी हो पाए, ठीक है, वरना मैं आपको एक एक करके वैसे बताता। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का मुख्य कारण क्या है, जीवन का नियंत्रण स्वयं करना और इच्छाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना, ठीक है, ये है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का मुख्य कारण, ठीक है। नेल्सन मंडेला जो है, इनकी रंगभेदी शासन के खिलाफ जो इन्होंने संघर्ष किया था, ये कहाँ से संबंधित है, तो किस देश से हैं, तो ये साउथ अफ्रीका से हैं। नेल्सन मंडेला की जो आत्मकथा है, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आंग सान सूकी किस देश से हैं, तो ये म्यांमार, ठीक है, पहले बर्मा कहा जाता था। फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक जो है, यह आंग सान सूकी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, जहां तक संभव हो प्रतिबंधों का अभाव हो, ठीक है, इसी को नकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाएगा। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि नियम और कानून के तहत अपने विकास के अवसर प्राप्त करना, ठीक है, यानी नियम और कानून का एक दायरा इसमें रखा जाता है। सकारात्मक स्वतंत्रता को कौन समर्थन देता है, तो टी.एच. ग्रीन। हानि सिद्धांत किससे संबंधित है, यानी हमारे कार्यों से, यानी हमारे व्यक्तिगत कार्यों से दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने से रोकने का सिद्धांत जो है, इसको हानि सिद्धांत कहा जाता है। फिर हानि सिद्धांत के अनुसार कार्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है, एक स्वसंबंध और एक परसंबंध, ठीक है। स्वसंबंध का अर्थ क्या होता है, यानी ऐसा काम जिसका प्रभाव केवल करने वाले व्यक्ति पे पड़ता है, ठीक है, यानी जो काम कर रहा है उसी पे प्रभाव पड़ रहा है, तो स्वसंबंध है। परसंबंध क्या है, यानी ऐसा काम जिसका प्रभाव करने वाले व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्तियों पर भी पड़े, यानी कि दूसरे व्यक्तियों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। हमें प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों होती है, ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे, ठीक है, अगर समाज में प्रतिबंध नहीं होंगे तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। नेक्स्ट है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो किसी भी विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता जो होती है। नेक्स्ट है कि J.S. मिल की पुस्तक ऑन लिबर्टी किससे संबंधित है, तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का मेन कारण क्या हो सकता है, तो ये सामाजिक सद्भाव बनाए रखना, ये एक कारण हो सकता है। फिर स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अपनी क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता और अपनी कैपेसिटी यानी क्षमता, इसका विकास करना। स्वतंत्र समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच में, ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने और औचित्य का मुख्य आधार क्या हो सकता है, तो समाज की स्वतंत्रता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3। समानता का मूल उद्देश्य क्या होता है, समाज में न्याय हो, गरिमा से लोग जीवन जी सकें और सम्मान को बढ़ावा देना, ठीक है, ये इसका एक तरीके से उद्देश्य होता है। फिर समानता का महत्व किन पहलुओं से होता है, तो इसमें मानव गरिमा का सम्मान हो, सामाजिक न्याय मिल सके, लोकतंत्र की नींव रखी जा सके, तो ये आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। समानता का मुख्य विचार क्या होता है, इसमें सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, ठीक है। समानता किस ऐतिहासिक क्रांति से संबंधित है, तो फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है, ये 3 चीज़ों का नारा दिया गया था। फिर नेक्स्ट है कि समानता का आधार क्या है, तो सभी को समान अवसर और समान अधिकार देना, ठीक है। समानता के आयाम कौन से हैं, तो सामाजिक समानता भी होता है, इसमें राजनीतिक समानता भी होता है और आर्थिक समानता भी होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राजनीतिक समानता का क्या मतलब है कि सभी नागरिकों को समान नागरिकता मिले, समान अधिकार मिले, वो वोट दे सके, चुनाव लड़ सके, अपनी राजनीतिक पार्टी बना सके, ठीक है, तो ये हो जाता है। सामाजिक समानता का मतलब है कि समाज में जितने भी लोग हैं सभी को समान अवसर और सभी को समान सम्मान मिलना चाहिए। फिर आर्थिक समानता का मतलब है कि समाज के सभी सदस्यों को समान आर्थिक संसाधनों तक उनकी पहुंच के अवसर उनको मिल पाए। प्राकृतिक समानता यानी जो जन्मजात योग्यता होती है हमारी, ठीक है, और जो हमारी क्षमता होती है उसके बीच में जो अंतर होता है इसको हम कहते हैं सामाजिक
असमानता किसके कारण होती है? तो जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव होता है, इसी कारण सामाजिक असमानता देखने को मिलती है। मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो संसाधनों की जो निजी स्वामित्व। मार्क्सवाद कहता है कि कुछ लोग यानी जो पूंजीपति लोग हैं, इनके ये मुट्ठी भर लोग हैं, बहुत कम संख्या में लोग हैं, लेकिन इनके पास सारे संसाधन है, सारा पैसा जो है, ज्यादातर धन इनके पास है, ठीक है, ये शोषण करते हैं, ऐसा मानते हैं मार्क्सवादी। उदारवाद आर्थिक समानता को किस प्रकार देखता है? तो ये कहता है कि खुला कंपटीशन होना चाहिए, जो टैलेंटेड होगा वो आगे जाएगा, जो टैलेंटेड नहीं होगा वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अवसरों की समानता का अर्थ क्या है? तो सभी को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार के समान अवसर मिले। फिर विवादक बर्ताव क्या होता है? विभेदक बर्ताव में समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो विशेष अवसर अगर उनको प्रदान कर दिया जाए ताकि वो बराबरी पे आ सके, यानी दबे कुचले जो वर्ग होते हैं अगर उनको कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाए तो वो भी बराबरी में आ जाएंगे, इसको विभेदक बर्ताव कहा जाता है। सकारात्मक कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समाज में जो गहरी असमानता है इसको समाप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट है समाज में आरक्षण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वंचित समूह जो है इसको समान अवसर प्रदान करना। समानता के सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी औपचारिक समानता की स्थापना, विभेदक बर्ताव, सकारात्मक कार्यवाही। नेक्स्ट है कि विभेदक बर्ताव का एक उदाहरण बताना है, तो विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक भवनों में रैंप बनाना, ठीक है, ये आप विभेदक बर्ताव का एक एग्जाम्पल हो सकता है। फिर समानता की अवधारणा किस पर आधारित होती है? तो ये साझी मानवता के कारण सभी के बराबर सम्मान की बात करती है, सभी को समान अवसर देने की बात करती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 4। प्राचीन भारतीय संदर्भ में न्याय को किससे जोड़ा जाता था? तो इसको धर्म से, इसको कर्तव्य से जोड़ के देखा जाता था न्याय को। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय समाज में राजा का मेन काम क्या होता था? कि धर्म या न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है। कन्फ्यूशियस जो चाइना के एक बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि अच्छे काम करने वाले को पुरस्कार दो और गलत काम करने वाले को दंड दो, ठीक है। सुकरात के अनुसार न्याय क्या है? सुकरात कहते हैं कि समाज में सभी व्यक्तियों को दीर्घकालिक हित से जुड़ा होता है न्याय। प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय के बारे में बताया? तो द रिपब्लिक इनकी बुक थी। आधुनिक न्याय की परिभाषा क्या है? तो हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा मिले तो इसको न्याय कहा जाता है। न्याय के सिद्धांत के अनुसार किसे समान अवसर मिलने चाहिए? तो समाज में सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलने चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू करना चाहिए, किसके लिए? सभी के लिए, ठीक है, यानी पुरुष और महिला सबको समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। लोगों की विशेष जरूरत का ध्यान क्यों रखना चाहिए? ताकि वो समाज में उचित अवसर प्राप्त कर सकें। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो वंचित वर्ग हैं, जो दबे कुचले वर्ग हैं, जो गरीब वर्ग हैं, जो आर्थिक रूप से शोषित वर्ग हैं, इनको सही अवसर मिल पाए। जॉन रोल्स का ज्ञानता का आवरण का जो सिद्धांत था, इसके अनुसार क्या था? इसमें कहा गया था कि जब व्यक्ति को पता ही नहीं होगा कि उसकी समाज में क्या स्थिति होगी तो वो हमेशा सही डिसीजन लेगा, सही कानून बनाएगा, ठीक है, सही नियम बनाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। न्यायपूर्ण समाज की पहचान क्या है? तो यहाँ पे बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता होगी, सबको समान अवसर मिलेंगे, ठीक है। मुक्त बाजार सिद्धांत के समर्थक क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि सभी को कंपटीशन में स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है, जो टैलेंटेड होगा आगे जाएगा, जो टैलेंटेड नहीं होगा वो आगे नहीं जाएगा। मुक्त बाजार की आलोचना क्यों की जाती है? क्योंकि ये धनी और प्रभावशाली लोगों को ज़्यादा लाभ देती है। राज्य का हस्तक्षेप किन स्थितियों में जरूरी है या आवश्यक है? जब समाज में गहरी आर्थिक असमानता हो तो राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। सामाजिक न्याय का मुख्य लक्ष्य क्या है? समाज के सभी लोगों को समान अवसर, संसाधन उपलब्ध कराना, ठीक है। अगला है कि जॉन रोल्स के अनुसार न्याय की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने वाली व्यवस्था होनी चाहिए। फिर बाजार की स्वतंत्रता का मुख्य लाभ क्या है? जाति, धर्म और लिंग से परे अवसर प्रदान करना। निजी क्षेत्र की सेवाएं सरकारी सेवाओं से किस प्रकार से अलग है? तो ये गुणवत्ता में बेहतर होती है लेकिन महंगी हो सकती है। नेक्स्ट है कि मुक्त बाजार और सामाजिक न्याय के बीच में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? तो राज्य को कमजोर वर्गों को न्यूनतम आवश्यक संसाधन प्रदान करने चाहिए। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर नंबर 4 जो है ये खत्म हो जाता है। चैप्टर 5 को के एमसीक्यू देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अधिकार क्या होता है? तो अधिकार ऐसा दावा होता है जिसका औचित्य सिद्ध हो, जिसको राज्य अपनी मंजूरी दे, जिसको समाज अपनी मंजूरी दे, तो ऐसे दावों को हम अधिकार में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि अधिकार किसे सुनिश्चित करते हैं? तो अधिकार जो होते हैं वो नागरिकों के सम्मान और उनकी गरिमा को सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार किससे संबंधित है? तो ये किसी भी प्रकार की रचनात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्योंकि आपको पता है हर जो मानव है, मनुष्य है, उसको वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव होता है, सबके अंदर रचनात्मकता होती है, यानी कि क्रिएटिविटी होती है। तो हमें अगर अपनी क्रिएटिविटी को अभिव्यक्त करने की, लोगों के सामने रखने की अगर हमें स्वतंत्रता है तो इसको हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार के रूप में देखते हैं, ठीक है। शिक्षा का अधिकार क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित होगा
उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग होगी, यानी वो तर्क शक्ति उसके अंदर विकसित होगी, उसका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि धूम्रपान को अधिकार क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो धूम्रपान है, स्मोकिंग है, नशा है, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, हमारे लिए हानिकारक है और दूसरों के लिए भी हानिकारक है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो उसको तो नुकसान है, लेकिन अगर उस सिगरेट का धुआं किसी और की नाक में, की सांसों में जा रहा है तो वो उसको भी प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा किसने दी थी? तो जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था। प्राकृतिक अधिकारों में कौन से अधिकार शामिल है? तो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है। मानव अधिकार किस पर आधारित होते हैं? तो ये प्राकृतिक और ईश्वर प्रदत्त जो अधिकार होते हैं दोनों पे आधारित होते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किसने की थी? तो यूएनओ ने करी थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अधिकारों की कानूनी मान्यता क्यों जरूरी है? ताकि उन्हें सरकार द्वारा लागू किया जा सके। भारत में मौलिक अधिकारों की गारंटी कौन देता है? तो हमारा संविधान देता है। फिर अस्पृश्यता उन्मूलन का अधिकार किस देश की परंपरागत सामाजिक कुप्रथा को ध्यान दिलाता है? तो ये भारत की। आपको पता है भारत में एक सामाजिक कुप्रथा है, हमारे यहाँ पे जाति प्रथा है। जाति प्रथा में कुछ जाति को ऊंचा माना जाता है, कुछ जाति को नीचा माना जाता है और उनको छुआ भी नहीं जाता है। ठीक है, अस्पृश्यता था, तो इसको उन्मूलन खत्म करने का अधिकार भारत में आपको देखने को मिलेगा। राज्य सत्ता का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सत्ता का मेन काम होता है कि जो अपने नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा करे। ठीक है, तो हमारी सरकार का मेन काम क्या होता है? कि अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। शिक्षा के अधिकार को लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? तो राज्य की। राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कानूनी अधिकारों अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। राजनीतिक अधिकार क्या सुनिश्चित करते हैं? ये सुनिश्चित करते हैं कि नागरिकों को चुनाव लड़ने का अधिकार हो, मतदान करने का अधिकार हो, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार हो, अपनी जो पार्टी बनाते हैं उसका प्रचार करने का अधिकार हो। ठीक है, ये सब हमारे राजनीतिक अधिकार में आते हैं। लोकतंत्र और नागरिकों की बुनियादी जरूरतों के बीच में क्या संबंध है? तो भोजन, वस्त्र, आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, ये सब हमारे बुनियादी अधिकार हैं। अगला है कि भारत में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा जो है, इसका मेन उद्देश्य क्या था? कि गांव के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको उनके गांव में ही रोजगार मिल जाए। ठीक है, तो ये था इसका उद्देश्य। फिर सांस्कृतिक अधिकारों का क्या उद्देश्य है? तो नागरिकों को अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने की स्वतंत्रता देना। अधिकारों के साथ कौन सी जिम्मेदारियां जुड़ी होती है? तो समाज और पर्यावरण की रक्षा करना, ये जुड़ी होती है। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक राजनीतिक समुदाय की समान सदस्यता जो होती है वो क्या कहलाती है? उसको नागरिकता या फिर सिटीजनशिप कहते हैं। ठीक है। नागरिकता की माध्यमिक चुनौतियां जो होती है वो क्या होती है? तो इसमें ये सारी चीजें हो जाती है, क्योंकि गरीबी भी है, क्षेत्रवाद भी है, अशिक्षा भी है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए अफ्रीका की जनता को लंबा संघर्ष करना पड़ा था। किसके खिलाफ? अफ्रीका में जो अंग्रेज थे, जो गोरे अंग्रेज थे जो शासन कर रहे थे। ठीक है, वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ क्या करते थे? वहां पे शोषण करते थे, तो इसलिए उनको इनके खिलाफ क्या करना पड़ा? संघर्ष करना पड़ा। फिर 17वीं शताब्दी से डैश शताब्दी तक यूरोप में जो यूरोप के जो गोरे लोग थे उन्होंने साउथ अफ्रीका में शासन किया था, तो 20वीं शताब्दी तक। ठीक है। 7वें चैप्टर में देखते हैं राष्ट्रवाद में क्या शामिल नहीं है? एक साझा इतिहास होता है, साझी भूमि होती है, साझा क्षेत्र होता है। ठीक है, एक जैसी विचारधारा होती है, लेकिन सामान्य धर्म नहीं होता। निम्नलिखित में से किस संधि ने नए राज्यों का गठन किया था? तो वर्साई की संधि ने। ठीक है। फिर किसने कहा था राष्ट्रवाद हमारा अंतिम गंतव्य नहीं है? ये रविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा कहा गया था। नेशन जो वर्ड है ये लैटिन भाषा का शब्द है। राष्ट्रवाद में क्या बाधक है? सांप्रदायिकता बाधक है राष्ट्रवाद में। चैप्टर 8 देखते हैं एक बार। धर्मनिरपेक्षता यानी जो सेकुलरिज्म है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता रखना, सम्मान रखना। भारतीय स्वतंत्रता में धर्मनिरपेक्षता का कौन सा मॉडल अपनाया गया? तो सहिष्णुता और समानता आधारित मॉडल जो था ये अपनाया गया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रमुख लक्षण क्या है? तो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, ये इसका मेन लक्ष्य होता है। फिर भारत में धर्मनिरपेक्षता का आधार कौन सा अनुच्छेद है? तो हमारे यहाँ पे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में इसका जिक्र मिलेगा। ठीक है। फिर भारत में किस वर्ष संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था संशोधन के द्वारा। इस देश का धर्मनिरपेक्षता का मॉडल जो है राज्य और धर्म के पूर्ण अलगाव की बात करता है। तो फ्रांस में राज्य यानी सरकार बिल्कुल अलग, धर्म बिल्कुल अलग। ठीक है, इस तरीके से ये मॉडल रखता है। फिर भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता क्या है? तो राज्य जो है सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता देता है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे मुख्य मान्यता है। फिर भारतीय संविधान के अनुसार कौन से अधिकार नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है कि यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें धर्म और राज्य का बिल्कुल अलग करके रखना है। ठीक है।
फिर भारतीय धर्मनिरपेक्षता की प्रमुख विशेषता क्या है? सभी धर्मों को समान अवसर और समान अधिकार देना। निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण नहीं है? तो किसी धार्मिक समूह को विशेष दर्जा देना, ये इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये कंप्लीट हो जाता है वीडियो, और बहुत जल्दी में कराया है क्योंकि आपको पता है कल पेपर है तो जल्दीबाजी में हो ही जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है, ये इवनिंग शिफ्ट की मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर के पेपर की, ये मॉर्निंग शिफ्ट की बना रखी है, और ये आपका वन शॉट वीडियो बना रखा है, इसको भी देख लेना, और ये कार्टून वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, बाकी एमसीक्यू वीडियो पेपर से पहले जरूर देख जाना।